हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो आज हम लोग आपका जो यूनिट 3 चल रहा था इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो आपके बीएड सेमेस्टर सेकंड का एक पेपर है, उसके यूनिट 3 में हम लोगों ने हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। बचे हुए आधे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मानसिक मंदता के कारण क्या होते हैं, यानी कि कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो कई कारण होते हैं। पहला तो हमारा पेरेंटल कॉज होता है, ठीक है, यानी कि जन्म से पूर्व के कारण। तो इसमें जो है वो जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं। तो अगर डिफेक्ट किसी भी पेरेंटल जीन्स में है या क्रोमोसोम में है तो बच्चे में भी वो मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है ड्यू टू किसकी वजह से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से। मदर्स की फिजिकल हेल्थ की वजह से भी होता है कि जैसे माँ में प्रोटीन की कमी यानी कि माल न्यूट्रिशन या सीरियस कब हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये इफेक्ट किसको करता है, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। टॉक्सिक सब्सटेंस भी, अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान लड़की टॉक्सिक सब्सटेंस ले रही है, जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, हार्मफुल मेडिसिन हो गई, तो भी बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होता है। स्ट्रेस और रेडिएशन की बात करें तो एक्सेसिव स्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या कोई भी हार्मफुल रेडिएशन का एक्सपोजर प्रेगनेंसी के दौरान अफेक्ट करता है फेटल ब्रेन को, यानी कि बच्चे के दिमाग को। अब एक होता है पेरीनेटल कॉज, यानी कि जन्म के समय के कारण। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डिलीवरी के टाइम क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो डैमेज हो जाता है बच्चे का। प्री मेच्योर बर्थ जो होता है वो भी हिंडर कर सकता है किसको, मेंटल हेल्थ को, यानी कि बाधा उत्पन्न कर सकता है। प्रोलॉन्ग्ड और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी भी ब्रेन को अफेक्ट करती है। हेड इंजरी अगर बर्थ के दौरान हो जाए तो ये भी मेंटल रिटार्डेशन का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा कि सॉरी, सेवरे नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है, यानी कि पीलिया भी क्या करती है, बहुत ज्यादा जिसको पीलिया हो जाए वो भी बर्थ के फौरन बाद वो भी अफेक्ट करता है ब्रेन को। लो बर्थ वेट, यानी कि पैदा होने के वक्त जितना बर्थ वेट होना चाहिए उतना नहीं है तो भी रिस्क फैक्टर होता है। एक क्या है, पोस्ट नेटल कॉज, यानी कि जन्म के बाद के कारण। हम लोगों ने पहला पढ़ा, उसके दौरान पढ़ा, अब उसके बाद की बात करेंगे। तो ब्रेन इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंगिटिस या और इंसेफेलाइटिस, ये सब क्या है, चाइल्डहुड में कॉज करते हैं मेंटल रिटार्डेशन। माल न्यूट्रिशन ये भी बाधा डालता है मेंटल डेवलपमेंट में। और बहुत ही ज्यादा हेड इंजरी अगर किसी को एक्सीडेंट की वजह से, तो ये भी मेंटल रिटार्डेशन देता है। अब उसके रोकथाम से कुछ समझ जाइए, उसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है। तो रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वो ज़रूरी है। जो मदर है वो बैलेंस डाइट उसको और न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। प्रेग्नेंट वेमेन जो है वो अवॉइड करे ड्रग्स और हार्मफुल मेडिसिन को। डिलीवरी जो है वो किसी सुपरविजन के अंडर में, जो ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशन हो वहाँ हो, ठीक है। बर्थ के बाद चाइल्ड जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन उसे मिले। जो बच्चा है वो उसे प्रोवाइड किया जाए सेफ एनवायरनमेंट और प्रिवेंट किया जाए एक्सीडेंट से, ठीक है। पेरेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करे अवेयरनेस और काउंसलिंग, ठीक है। अब एजुकेशनल प्रोविजन क्या है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए। तो पहला हमारा है स्पेशल एजुकेशन प्रोविजन, यानी कि विशेष शिक्षा की व्यवस्था। तो इसमें क्या है, स्पेशल जो एजुकेशन होता है वो अरेंज होना चाहिए हर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के एबिलिटी के अकॉर्डिंग। करिकुलम भी क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और लाइफ ओरिएंटेड। इंक्लूसिव एजुकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो चाइल्ड विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जिसको जरा हल्का है, ज्यादा नहीं है, उसको एजुकेट किया जाए रेगुलर स्कूल में किसी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर में। रिसोर्स टीचर जो है वो अपॉइंट किया जाए क्लासरूम में, ठीक है। आईईपी जिसको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण योजना। तो हर एक बच्चे के लिए आईईपी तैयार करना चाहिए और टीचिंग को जो है वो उनके पेस और नीड के हिसाब से देना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए कि जो भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, कि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, मेक देम सेल्फ रिलायंट, ठीक है। स्किल्स बताना चाहिए, कौन सी हैंडीक्राफ्ट, गार्डनिंग, टेलरिंग, ठीक है, ये सब सिखाना चाहिए। लाइफ स्किल एजुकेशन होना चाहिए कि उन्हें डेली लाइफ स्किल जैसे कि हाइजीन और टाइम मैनेजमेंट सिखाना चाहिए। ट्रेनिंग होना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंस की और सोशल बिहेवियर की।
नेक्स्ट है हमारा असिस्टिव डिवाइस एंड रिसोर्स, यानी कि टीचिंग जो है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, चार्ट्स, मॉडल और ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। स्पेशल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होना चाहिए। पेरेंट और टीचर का कॉपरेशन होना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स को काउंसलिंग और गाइडेंस देना चाहिए और टीचर्स को भी रिसीव करना चाहिए स्पेशल ट्रेनिंग। सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि स्कूल एनवायरनमेंट जो है वो सिंपैथेटिक और एनकरेजिंग होना चाहिए। छोटी सी अचीवमेंट भी बच्चे की बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उन्हें। अब रोल क्या है टीचर का मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए, तो अंडरस्टैंड करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस को, यानी कि एक टीचर को समझना चाहिए कि अंडरस्टैंड करना चाहिए एबिलिटी, इंटरेस्ट और नीड हर एक बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड है। सेम टीचिंग मेथड नहीं यूज करना चाहिए सारे बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिपेयरिंग इंडिविजुअलाइजिंग एजुकेशन प्लान, यानी कि आईईपी को कैसे प्रिपेयर करें, तो टीचर को प्रिपेयर करना चाहिए हर एक बच्चे के लिए अलग अलग, ठीक है। और टीचिंग को प्रोवाइड करना चाहिए उनके लर्निंग पेस के हिसाब से। यूजिंग सिंपल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग, यानी कि टीचर को सिंपल, क्लियर और लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बुक में एग्जाम्पल दिया बस वो रटा दिया, नहीं, उन्हें लाइफ से रिलेटेड लेकर के समझाओ तो वो बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते जल्दी समझ लेते हैं। यूज करना चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स का। सिंपैथेटिक और सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि टीचर को बिहेव करना चाहिए एक सब्र और सिंपैथी के साथ, ठीक है। बच्चे को इंसल्ट नहीं और पनिश नहीं करना चाहिए इस तरह के। मोटिवेशनल और एनकरेजमेंट, यानी कि छोटा भी अचीवमेंट हो तो उनको क्या करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन होना चाहिए पेरेंट्स का, यानी कि टीचर जो है वो मेंटेन रेगुलर कांटेक्ट में रहे किसके, पेरेंट्स के। वहां पे कोई भी कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट घर में और स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। वोकेशनल और लाइफ स्किल डेवलपमेंट सिखाना चाहिए उन्हें। अब जो जैसे ये तो था मेंटली रिटार्डेड, अब फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि अब जहन नहीं, हम बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत की बात कर रहे हैं। तो फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, जिनके अंदर डिफेक्ट होता है, डेफिशिएंसी होती है या फिर कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है उनकी किसी बॉडी के पार्ट में, जो कि बैरियर का काम करता उनके नॉर्मल डेवलपमेंट में। इस कंडीशन में जो चाइल्ड की फिजिकल कैपेसिटी होती है ये लिमिटेड होती है और स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत होती है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि फिजिकल डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी पार्ट या एक पार्ट या ग्रुप ऑफ पार्ट बॉडी का फेल हो जाए नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। और बर्ट ने क्या कहा, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन जो होते हैं वो होते हैं जिनकी बॉडीली वीकनेस इंटरफेयर्स विद देयर एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि उनकी जो बॉडी में कमी है वो उनके एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम करती है, इंटरफेरेंस का काम करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन की, फिजिकल वीकनेस, इस तरह के बच्चे जो हैं वो लेस फिजिकल स्ट्रेंथ के होते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन के कंपेयर में। बहुत जल्दी थक जाते हैं और अनेबल है परफॉर्म करने के लिए स्टर्नस एक्टिविटीज को। फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात करें तो कुछ ऐसी बॉडी है जो फंक्शनली प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, वो डिफिकल्टी फेस करती हैं चलने में, देखने में, सुनने में। फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो फिजिकल डिफेक्ट की वजह से उनकी डेली एक्टिविटी भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। उन्हें रिक्वायर किसकी होती है, असिस्टिव डिवाइस की, जैसे क्रचेस हो गया, व्हील चेयर हो गया या हियरिंग एड्स हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है इन बच्चों की, फिजिकल इनडेक्वेसी, यानी कि ये फिजिकली वीकर होते हैं अदर चिल्ड्रन से और क्रिएट करते हैं फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, यानी कि हीन भावना इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। प्रॉब्लम होती है सोशल एडजस्टमेंट में, वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, वो खुद को दूसरों से कम समझते हैं। इमोशनली प्रॉब्लम होती है, उन्हें एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन होने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, ठीक है। स्कूल में प्रॉब्लम होता है कि अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है तो उन्हें डिफिकल्टी होती है, बिना नेसेसरी मॉडिफिकेशन के टीचिंग मेथड में वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। फैमिली में प्रॉब्लम होती है कि फैमिली मेंबर्स जो है वो ओवर प्रोटेक्शन दिखाने लगते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, यानी कि उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए क्या शैक्षिक प्रावधान होना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोविजन होना चाहिए कि जो माइल्ड फिजिकल एबिलिटी वाले उनको रेगुलर स्कूल में भेजा जाए, ठीक है। प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्कूल होना चाहिए कि जो ज्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी वाले उनको स्पेशल स्कूल में देना चाहिए, भेजना चाहिए। इंप्रूवमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि अगर कोई चल नहीं पाता है, व्हील चेयर की जरूरत है, तो वहां पे स्लोप वगैरह होना चाहिए जिसपे इजिली व्हील चेयर जा सके।
ठीक है। प्रोविजन होना चाहिए असिस्टिव डिवाइस का, यानी कि जैसे कि व्हील चेयर, क्रचेस, हियरिंग एड्स, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए। ब्रेल देना चाहिए, लार्ज प्रिंट बुक्स देना चाहिए, ऑडियो मटेरियल्स देना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, कि करिकुलम जो है वो उनकी एबिलिटी के हिसाब से देना चाहिए। ट्रेंड स्पेशल टीचर वहाँ होने चाहिए। वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन देनी चाहिए। पेरेंटल और कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए, कि पेरेंट्स को भी शुड बी गिवन रेगुलर काउंसलिंग, उनको रेगुलर काउंसलिंग और गाइडिंग देना चाहिए। अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए सोसाइटी में, ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड इनकी तरफ दिखा सकें। अब लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है उनकी क्या कॉन्सेप्ट है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है वो नॉर्मल इंटेलिजेंस, डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल इंटेलिजेंस, फेसेस डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग मैथमेटिक्स, यानी कि एक नॉर्मल उनके पास मेंटल इंटेलिजेंस होने के बाद भी वो पढ़ने लिखने और मैथ्स को सीखने में कठिनाई उनको होती है, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम नॉट ड्यू टू लो इंटेलिजेंस, ये नहीं है, इनकी नॉर्मल इंटेलिजेंस है, लेकिन एक स्पेसिफिक डिफिकल्टीज होती है इनकी लर्निंग प्रोसेस में, और इट इज कंसीडर्ड एन इनविजिबल डिसेबिलिटी बिकॉज क्यों, ये बाहर से नहीं दिखती है। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो लर्निंग डिसेबिलिटी रिफर करती है स्पेसिफिक एजुकेशनल डिफिकल्टीज को, जो बच्चे को पढ़ने में, जिसको हम लोग डायस्लेक्सिया कहते हैं, देखने में मतलब लिखने में सॉरी, ठीक है, और मैथमेटिक्स में। कर्क ने क्या कहा कि लर्निंग डिसेबिलिटी को पाया गया चिल्ड्रन में नॉर्मल इंटेलिजेंस के, ठीक है, जो एक्सपीरियंस करते हैं स्पेसिफिक डिफिकल्टीज किसमें, कुछ सर्टेन एरियाज ऑफ लर्निंग में, ठीक है। ये अराइज किसकी वजह से होता है, माइनर डिसफंक्शन इन ब्रेन फंक्शनिंग, ठीक है। कॉज क्या है इसका, हेरिडिटी कॉज, यानी कि एक जेनेटिक चल रहा है, माँ दादा दादी से माँ बाप में आया, माँ बाप से बच्चों में आया, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है, यानी कि माइनर एबनॉर्मेलिटीज इन ब्रेन डेवलपमेंट में कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि ब्रेन में हल्की डेवलपमेंट की हल्की सी भी अगर मतलब नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो भी हो सकता है, ठीक है। बर्थ के टाइम ऑक्सीजन की कमी या हेड इंजरी की वजह से भी होता है। आपका एनवायरमेंट कॉज भी होता है, एक अनस्टेबल फैमिली एनवायरमेंट भी ये अफेक्ट करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ऐसे चिल्ड्रन में रिवर्स और कंफ्यूज वर्ड्स वाइल रीडिंग, मतलब ये वर्ड्स को उल्टा पुल्टा पढ़ने लगते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट स्पेलिंग एंड राइटिंग एरर्स, यानी कि लिखते समय क्या होता है, इनके अक्षरों या शब्दों की गलतियां ज्यादा होती हैं। डिफिकल्टी फेस करते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स और नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में, इनको डिफिकल्टी होती कंसंट्रेशन में, ठीक है। ये स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को याद करने में या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सोशल बिहेवियर में भी नॉर्मल, बट एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होता है इनका, वीक होता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो पहला है जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी में चाइल्ड क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है ओवरऑल डिफिकल्टी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, उनके एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ही कम होता है उनके एज और ग्रेड लेवल, मतलब उनके एक ग्रेड के और एज के लेवल के बच्चों के हिसाब से। स्लो लर्नर होते हैं बट नॉट कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ लर्निंग, यानी कि ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी लर्न नहीं कर पाते। इम्प्रूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है प्रॉपर गाइडेंस और रिपीटेशन के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि सर्व लर्निंग डिसेबिलिटी, इस टाइप में जो बच्चा है वो फेस करता है एक्सट्रीमली सीरियस डिफिकल्टी किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। रेगुलर टीचिंग मेथड्स इनके लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं, इनको जरूरत पड़ती है स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम की, ठीक है। अगर टाइमली हेल्प नहीं प्रोवाइड किया गया तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में डिक्लाइन फील करते हैं, ठीक है। रीडिंग डिसेबिलिटी की बात करें तो रीडिंग डिसेबिलिटी को हम लोग डायस्लेक्सिया भी कहते हैं। इस तरह के चिल्ड्रन जो है वो स्ट्रगल करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए किसको, लेटर्स और वर्ड को, ठीक है। वो वर्ड्स को इंटरचेंज कर देते हैं। रीडिंग स्पीड बहुत स्लो होती है। फिर राइटिंग डिसेबिलिटी की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायस्ग्राफिया। इनकी हैंड राइटिंग जो है वो अनक्लियर और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गलत स्पेलिंग लिखते हैं। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस आइडियाज इन रिटन फॉर्म, ठीक है, यानी कि किसी भी आइडिया को लिखने में ये कठिनाई फील करते हैं। तो ये आज आपका यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपका यूनिट 4 एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि
नेक्स्ट आपका लेक्चर यूनिट 4 छोटा है, वो एक ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स यू।